आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल है। सेल के डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इसका क्विक रिवीजन कराएंगे आपको और आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। तो बात करते हैं कार्डियोलॉजी, तो हार्ट की स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। न्यूरोलॉजी कहते हैं ब्रेन की स्टडी को, आप सभी को पता होगा। हेप्टोलॉजी कहते हैं लीवर की स्टडी को। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को, क्योंकि ये सभी अदर जो ऑर्गेनेले होते हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। बात करते हैं लाइजोसोम की, तो सुसाइड बैग ऑफ सेल यही कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल यानी कि पूरी सेल को ही ये डिस्ट्रॉय करता है वक्त आने पर। मगर क्रोमोजोम के 46 नंबर्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं हमारे बॉडी में। तो बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें, किसकी बनी होती है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो काइटिन की बनी होती है हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है कि जो हमारी ये सेल होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक सेल वॉल लगी रहती है, उसी को सेल वॉल कहा जाता है, जो बैक्टीरिया की काइटिन से बनी होती है। तो बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। द स्ट्रक्चर इन सेल विच कंटेन्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, यानी कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो होता है किस में होता है, सेल के किस पार्ट में होता है। तो लाइट किस लिए भैया, क्लोरोफिल उसी में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट से ही होती है। तो इसका उस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, सभी को पता होना चाहिए। और क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, यही होता है लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रफ सरफेस, एक पार्ट होता है स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस से ही प्रोटीन बनती है, जहाँ की राइबोसोम होता है। स्मूथ सरफेस से क्या बनता है, फैट। राइबोसोम को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस को अभी बताया ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो जो भी फूड हमारा फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है इसको कलर प्रोवाइड कौन करेगा, क्रोमोप्लास्ट करता है। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस की खोज किसने किया था। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था। तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी इज नोन एज, गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, सभी को पता होगा। बात करें लाइपोकॉन्ड्रिया, यही सही आंसर आपका हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, गोल्जी बॉडी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए वैसा ही नाम है। लाइपोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेले इज कॉल्ड एटॉम बम ऑफ सेल। ऑर्गेन देखो, जो सेल होता है उसमें जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेन, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनेले। तो सेंट्रोजोम की बात करें, ये सेल डिवीजन कराता है हमारी बॉडी में। लाइजोजोम ही सही आंसर हो जाएगा, अभी बताया था कि ये पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आइटम बम। न्यूक्लियस का भी बताया सारा कुछ, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, और यही क्या होता है, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है। गोल्जी एपरेटस की बात करें, इसको लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, अभी बताया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेम एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फिजन और बडिंग, यानी कि जिसमें सिंगल क्रोमोजोम ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, मगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सिंगल क्रोमोजोम होता है, और उसमें बडिंग या जो है फ्यूजन के थ्रू क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। जैसे बात करें हाइड्रा की, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। अमीबा की बात करें, क्या होता है इसमें सभी को पता है, फ्यूजन होता है, और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। तो बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनेल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारी सेल में, यानी कि जो एनिमल सेल होती है उसमें न्यूक्लियस सबसे बड़ा पार्ट होता है, और प्लांट सेल तो अलग है ना। तो उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, यानी कि इसमें नाम बताना होगा उस साइंटिस्ट का जो कि 1665 में क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। तो उसका नाम है उसका नाम है, क्या नाम है, आप सभी लोगों को बताना होगा। उसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ही एक डेड सेल की खोज किया था, मगर सबसे पहले किया था। तो यहाँ पर ईयर याद रखेंगे कि किस ईयर में किया था, क्योंकि 1674 में, कब, 1674 में किसने किया था, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज किया, किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लीडन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था, ये सभी को पता होगा। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम एन ऑर्गेनेल Name an organelle which serves as a primary packaging area for molecules that will be distributed throughout the cell। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, क्योंकि यही होता है जो हमारे जो एनर्जी बनती है, कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बनती है, उसको पैक करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है। कौन, गोल्जी बॉडी। प्लास्टिड का बताया अभी, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे प्लांट सेल का। वैक्यूल्स जो हमारे वाटर और फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है हमारे सेल की, जैसा कि सेल जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऊपर से बाउंड्री होती है, तो उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर रहती है, न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर रहती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल सिर्फ किसमें होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन सेल के ऊपर भी लगा रहता है, सेल के ऊपर सेल वॉल रहता है, और ये दोनों में, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में, बट सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। किसमें, एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेम द प्रोसेस इन विच इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी लोगों को इसका आंसर देना होगा। जैसे हम लोगों को जो खाना खाते हैं उसको इंजेक्शन कहते हैं, सभी को पता होगा। बट हमारा सेल जो कि एब्जॉर्प्शन करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट, सभी को पता होगा। तो उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको लेता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो हमारा, आप अगर दिमाग लगाएंगे तो सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो यहाँ पर इंडोसाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोसाइटोसिस, यानी कि जो हमारा सेल इंजेक्शन करता है एक प्रकार से, उसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। बट हम जो लोग करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड सेल इज नोन एज, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस उसको क्या कहते हैं, तो जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म उसको कहेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है, किसका, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यही होता है क्या, जेली लाइक सब्सटेंस। ये इसलिए होता है जो भी हमारे पार्ट होते हैं या ऑर्गेनेले होते हैं वो सेल के अंदर ही रहें और एकदम अपनी ही उसमें रहें, अपनी जगह पे, इधर उधर चले ना जाए, इसके लिए एक लिपिड या सॉरी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सभी पार्टों को अपनी जगह पर सेट करे रहता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। यानी कि ये सेल जो होता है इसके अंदर जो भी रहेगा उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, सेल के अंदर ही होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म रहेगा उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो ब्लू ग्रीन अलगी आर, ब्लू ग्रीन अलगी किसका एग्जाम्पल है, तो ब्लू ग्रीन अलगी किसका एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, अमीबा, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स जो हैं, यानी कि ह्यूमन ह्यूमन है, एनिमल है, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स होते हैं। बात करते हैं सेल थ्योरी इज़ नॉट अप्लाइड फॉर, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसके लिए नहीं अप्लाई होती है। तो सेल थ्योरी किसके लिए नहीं अप्लाई होती है, वायरस के लिए नहीं अप्लाई होती है। किसके लिए, वायरस के लिए नहीं अप्लाई होती है। ठीक है, सभी के लिए, अलगी के लिए अप्लाई होती है, बैक्टीरिया के लिए एंड फंगाई के लिए, वायरस के लिए नहीं अप्लाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओमनिस सेलुला ई सेलुला इज सेड बाय, यानी कि ये जो लिखा है ये लैटिन में लिखा गया था।
ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और इसका मतलब होता है कि जो हमारी सेल नई सेल जनरेट होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जनरेट होती हैं। कैसे? सेल डिवीजन से। जहाँ पर मान लो सेल और लाना है तो वहाँ सेल डिवीजन होता है और अगला सेल आ जाता है। तो ये किसने कहा था आपको बताना होगा। तो इसका मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं स्लीडन एंड स्वान, मगर वो गलत है, क्योंकि स्लीडन एंड स्वान ने तो सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी दिया था तो सेल थ्योरी में ही एक पॉइंट ऐड किया था रुडोल्फ विर्को ने कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। स्लीडन एंड स्वान ने ही सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी में ये पॉइंट रुडोल्फ विर्को ने दिया था। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सेल थ्योरी किस ईयर को दिया गया था? तो आप सभी लोग बताएंगे स्लीडन एंड स्वान कौन से ईयर में सेल थ्योरी दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1839। 1839 में सेल थ्योरी दिया गया था। बात करें डी डुओ की, तो इन्होंने ही लाइजोजोम की खोज किया है। डी डुए ने लाइजोजोम की खोज किया। अल्टमैन ने किसकी खोज किया है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इन्होंने ही किया है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी कि इसमें से क्या है जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसका सही आंसर होगा। वैक्यूल हमारे एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं बट छोटे छोटे, और जो प्लांट सेल में होता है वो क्या होता है? बड़ा ही होता है, क्योंकि इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। राइबोसोम की बात किया जाए तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, सभी को पता होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अभी बारे में बताया था, ये सेल में पिलर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? पिलर की तरह काम करता है, ताकि हमारा सेल पिचक ना जाए। इसी में दो पार्ट होते हैं, एक रफ होता है सरफेस, एक स्मूथ। रफ सरफेस पे ही राइबोसोम होता है और उसी से प्रोटीन बनाता है। सेंट्रियोल की बात करें तो ये भी सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द प्लांट सेल वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो हमारी प्लांट सेल होती है वो किसकी बनी होती है? तो हमारी प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोयाबीन में होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। और प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होती हैं, एक होती है क्वाशियरकर। क्या होती है? क्वाशियरकर। और एक आपको बतानी होगी जो कि क्या होती है? मरासमस। ये दो बीमारियां हो सकती हैं अगर प्रोटीन की कमी होगी। तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि प्रोटीन की खोज किसने किया था? प्रोटीन की खोज किसने किया था, मेरा ये प्रश्न है, आप सभी लोगों को बताना होगा। तो प्रोटीन की खोज किया था किसने? जे बर्जीलियस ने। जे बर्जीलियस ने खोज किया था। जे बर्जीलियस। ठीक है, जे बर्जीलियस ने किसकी खोज किया था? प्रोटीन की खोज किया था। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है विच सेल ऑर्गेनेले इज द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। बहुत ही सरल आंसर, इसका डिस्कशन भी हो चुका है। यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से प्रोटीन बनता है? तो राइबोसोम सही आंसर होगा, जो कि कहाँ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट रहता है। ये प्रोटीन बनाता है। सेंट्रोजोम क्या कराएगा? क्या कराएगा? सेल डिवीजन कराएगा, सेल डिवीजन कराएगा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जहाँ पर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। सेंट्रोजोम की बात करें तो ब्रेन में सबसे कम होता है, इसीलिए वहाँ पर सेल डिवीजन कम होता है। इसीलिए हम लोग को क्या पहनाया जाता है? हेलमेट, ताकि वहाँ पर सेल डिवीजन कम होगा, आपका ब्रेन खत्म हो जाएगा तो ठीक भी नहीं होगा जल्दी से, इसीलिए हेलमेट पहनाया जाता है। कहाँ? सर पे। लाइजोजोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। डी डुवे ने इसकी खोज की, अभी बताया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा? अभी बताया गया था, अल्टमैन ने खोजा। किसने खोजा? अल्टमैन ने। मगर अल्टमैन ने खोजा तो उसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया ने किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? आपको ये बताना होगा। बेंडा ने दिया था, बेंडा। तो पहले के साइंटिस्ट ऐसे होते थे कि खोज तो लेते थे मगर नाम पूछने किसी और से चले जाते थे, तो बेंडा ने इसका नाम दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया खोजा है अपने। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 20th क्वेश्चन होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? जिन लोगों को यही नहीं पता कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसमें प्लांट सेल में, वो प्लास्टिड होता है। सभी को ये चीज़ अभी तक पता चल गई होगी। ठीक है, प्लास्टिड के ही तीन पार्ट होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि जिसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जैसा कि अभी बताया था, और वही क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस, जिसका मतलब फूड बनना होगा। क्रोमोप्लास्ट की बात किया जाए तो वो कलर दे देगा फूड को। ल्यूकोप्लास्ट फिर क्या करेगा?
क्या करेगा ल्यूकोप्लास्ट। अब फूड बन गया है, उसको कलर भी मिल गया है, स्टोर होने की ज़रूरत है, तो स्टोर कौन करता है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, ये करता है क्लोरोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट, ये कौन करेगा, क्रोमोप्लास्ट करेगा। कौन करेगा, क्रोमोप्लास्ट करेगा। ये सभी को पता होना चाहिए। और ये ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये किसके पार्ट होते हैं, तो पार्ट होते हैं प्लास्टिड के, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है किसका, सभी को पता होगा, किसका, प्लांट सेल का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सभी को पता होगा कि लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है। तो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है नर्व सेल होती है लॉन्गेस्ट सेल में, जिससे ही क्या बना होता है, नर्वस सिस्टम बना होता है। बात करेंगे मसल की, तो मसल की स्टडी को क्या कहते हैं, सभी को बताना होगा। मसल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो मसल की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। माँ से मसल और माँ से मायोलॉजी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं मसल में, तो एक्टिन, एक्टिन प्रेजेंट रहती है। कौन सी, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है इसमें। बात करते हैं, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि नंबर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में कितनी होती हैं, तो आप सभी बताएंगे कि नंबर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में कितनी होती हैं। सभी को पता होगा कि बोन 206 होती हैं, बच्चों में 300 होती हैं, मगर मसल कितनी होती हैं, तो बात करते हैं 639 के अप्रॉक्स मसल होती हैं हमारी बॉडी में। सबसे स्मॉलेस्ट मसल कहाँ होती है, कान में, जिसका नाम स्टीपीडियस मसल होता है। सबसे लार्जेस्ट मसल जो होती है हमारे बटॉक में होती है, जिसका ग्लूटियस मैक्सिमस नाम होता है। ठीक है, लीवर सेल को क्या कहते हैं, लीवर सेल लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। ये भी मैं सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। ठीक है, मसल की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं, और नर्व की स्टडी को क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजी कहेंगे। ये भी मैं आपको बताया था, न्यूरोलॉजी। नर्व या ब्रेन की स्टडी को, क्योंकि नर्व से ही क्या, नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन होता है हमारा मेन पार्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में भी मैं बहुत बता चुका हूँ, बार बार बताया हूँ। तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि कौन से सरफेस पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम, रफ सरफेस पे पता होता है, रफ सरफेस। रफ और प्लेन सरफेस कोई होता ही नहीं, स्मूथ सरफेस होता है, जहाँ से फैट क्या होता है, फैट जनरेट किया जाता है। राइबोसोम ही प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो विच इज़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है सेल की, ये सभी को बताना होगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है सेल की, ये सभी को बताना होगा। तो जैसा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे में डाइजेस्ट होता है, फैट भी डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बता दें, न्यूक्लिक एसिड से ही क्या बनते हैं, डीएनए और आरएनए बनते हैं, जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसकी खोज न्यूक्लिक एसिड की स्टडी किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक, CRIC ने, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, उन्होंने ही डीएनए की खोज की थी। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइपरप्लेसिया मीन्स, हाइपरप्लेसिया क्या होता है, तो सभी को बताना होगा, एक बीमारी का नाम होता है जिसमें सेल से रिलेटेड होता है हाइपरप्लेसिया। तो इसका मतलब होता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी कि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर ए होने वाला है। बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में एब्सेंट होता है। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, क्योंकि अंत भला तो सब भला, इसका क्वेश्चन सभी बच्चों को देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में एब्सेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, मैं बताने जा रहा हूँ, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे, जैसा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ये एब्सेंट होता है किसमें, ग्रीन एल्गी में। किसमें, ग्रीन एल्गी में, जो कि प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, सभी को पता होगा। तो ऐसी ही जो वीडियोस आपको टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी,
तो सभी को मज़ा आया होगा। आप लोगों ने 25 में से कितने कितने आंसर का जवाब दे दिया है, सभी लोग बता देंगे ये चीज़। और इसी तरीके से आपका एनालिसिस रोज़ होता रहेगा। धन्यवाद।